देखिए, हम आपको डिस्कस कर रहे थे कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में। एक ऑप्शन होता है कॉल का ऑप्शन या पुट का ऑप्शन, ठीक है। एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो हम ये बताते रहे आपको, पहले समझिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कि अगर हम लोग फ्यूचर में कुछ काम कर जाते हैं, जैसे हम आज कह रहे हैं कि हमको आज 3 लाख, सॉरी 3 महीने के बाद $100 की जरूरत है। हमें आज से 3 महीने के बाद $100 परचेस करना है। आज का रेट क्या चल रहा है, 73 रुपीज में चल रहा है, ठीक है ना। अब हमको क्या डर होगा, हमको क्या डर होगा फ्यूचर में 3 महीने के बाद रेट बढ़ जाएगा, इस बात का हमें डर रहेगा, या गिर जाएगा इस बात का हमको डर रहेगा। हमें डर किस बात का रहेगा, हमको परचेज करना है ना, तो हमें डर क्या बना रहेगा, कहीं बढ़ ना जाए। डर रहेगा ना कि भाई अभी चल रहा है 73 और हमें कब लेना है, 3 महीने बाद खरीदना है। डर क्या रहेगा हमारा, कहीं बढ़ ना जाए, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस रिस्क को कवर करने के लिए हम बात करते हैं ध्रुव भैया से। ध्रुव भैया देखिए, हमको जो है 3 महीने बाद हमको डॉलर चाहिए, $100 चाहिए, हमको आप बेचेंगे। अभी उन्होंने क्या, ठीक है, इस बात का इन्होंने हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, रेट डिसाइड हो गया। चलिए सर, हम आपको जो है 73 रुपीज में ही आपको 3 महीने बाद भी डॉलर हम देंगे, आपको $100 देंगे। इस बात का क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्यूचर वैल्यू। तो कॉन्ट्रैक्ट निकल लिया इनसे। अब ये हालांकि इनके पास हो या ना हो डजंट मैटर, ठीक है ना। अभी इनके डॉलर है नहीं से मतलब नहीं है, इन्होंने हमसे सिर्फ वादा कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हम तो निश्चिंत हो गए ना कि आने वाले 3 महीने के बाद क्या होगा, जब हमें डॉलर लेना होगा तो 73 के हिसाब से हमको पेमेंट करना है और डॉलर लेना है हमको, ये मेरी मर्जी है। बात समझ आ रही है, समझो। अब हम फिक्स हो गए। अब रेट चाहे गिरे और चाहे ऊपर आए, दोनों ही केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बदलेगा नहीं। अगर मान लो 3 महीने के बाद डॉलर 80 रुपया हो गया, तो भी क्या करना पड़ेगा, ये कितने में देंगे हमको, कॉन्ट्रैक्ट हमारा हो चुका है, ये हमें 73 में ही देंगे, ठीक है ना। 7 रुपीज का इनका लॉस होगा। लेकिन मान लो अगर मार्केट डॉलर क्या हो जाए, 70 मिलने लग गया, 3 रुपये गिर गया, तो भी 73 में हमको देंगे, ठीक है। मेरा क्या, ये मेरा लॉस हो गया। इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। ऐसे होता है कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, ये एक ऑप्शन होता है, ठीक है ना। अब जो परचेज करता है ना, उसकी पर ऑप्शन दिया जाता है, वो आगे आगे जाके ऑप्शन को एग्जीक्यूट करे या ऑप्शन को एग्जीक्यूट ना करे, ये उसकी मर्जी होती है। कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन समझ लो। कॉल ऑप्शन मतलब होता है किसी भी शेयर्स की अंडरलाइन हमने कोई एसेट रख लिया और उसकी फ्यूचर वैल्यू डिसाइड कर लिया कि घटेगा कि बढ़ेगा। अगर हम पॉजिटिव हैं, हमें लग रहा है कि मार्केट उसकी शेयर की वैल्यू क्या है, बढ़ने वाली है, बढ़ेगा, तो हम कॉल ऑप्शन जाकर खरीद लेंगे, ठीक है ना। उसमें कुछ प्रीमियम अमाउंट होता है, 1 लाख का शेयर्स है तो 5,000 6,000 तक का प्रीमियम देना पड़ेगा। उसमें 5,000 6,000 प्रीमियम दे दिए, 1 लाख तक का जो है एसेट्स की वैल्यू का हमारा परचेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट मेरा हो चुका है, ठीक है ना। इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट होता है। हमने कॉल ऑप्शन खरीद लिया, ऑप्शन है ये, समझ लो, खरीद लिया। अब मान लो हमने 5,000 दिया, 1 लाख वैल्यू का एसेट मेरे नाम से कन्वर्ट हो गया है। आगे जाके क्या हो गया, वो वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना। 1 लाख की वैल्यू 1,10,000 हो गई, तो हमारा क्लेम अमाउंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो मार्केट में क्या होगा, अब मेरा मन इस ऑप्शन को हम यूज करें या यूज ना करें। हम क्या करते हैं, फिर सुन लो, 1 लाख का हमको एसेट लेना है, हमने सिर्फ 5,000 क्या दिया है, प्रीमियम जमा किया है, ठीक है ना, सिर्फ प्रीमियम ग्रुप में जमा किया पैसा। और जब मार्केट में समय जब आए खरीदने वाला, मतलब खरीदने समय 1 लाख में खरीदना होगा, तो मार्केट की देखेंगे अगर कि मार्केट में क्या है। अगर वो मार्केट में जो 1 लाख वैल्यू थी, 1,20,000 मिल रही है, तो उस समय हम अपना ऑप्शन अवेल करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे 1 लाख क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कल ऑप्शन लिया है हमने, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन है, तो ऑप्शन अवेल करेंगे नहीं करेंगे, बिल्कुल अवेल करेंगे। क्योंकि मार्केट खरीदेंगे तो 1,20,000 मिलेगा, और हमने क्या ले रखा था, 1 लाख में डन कर रखा है, पहले से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है 1 लाख में, ठीक है, ऑप्शन अवेल कर लेंगे हमको फायदा हो जाएगा, ठीक है ना। अभी भी क्या होगा हमको फायदा, कितने का हमको होगा फायदा, हमको 12,000 रुपये, कितना 15 फायदा हो जाएगा, क्योंकि 1,20,000 मार्केट मिल रहा है। आप सब 1 लाख में ले लेंगे, हम ऑप्शन अवेल कर लेंगे, अपने पावर इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन अवेल करेंगे हम कॉल का, और आपसे कॉल करके 1 लाख में ले लेंगे हम। आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपने प्रीमियम लिया हमसे इस बात का 5,000 रुपए, ठीक है। लेकिन हमको क्या हो गया कि 1,20,000 सामान 1 लाख मिल गया और 5,000 प्रीमियम दिए थे। प्रीमियम पैसा वापस तो आपका चार्जेस एक्सपेंसेस समझ लो हो गया, वो हो गया। मेरा कॉस्ट क्या पड़ गई, 1 लाख आपको दिया, 5,000 प्रीमियम दिए थे, 1,05,000 कॉस्ट पड़ा, ठीक है। सामान कितने मिले हमको उस समय, 1,20,000 चल रही थी। अभी क्या है, प्रीमियम के बावजूद भी मैं क्या हो गया, यही बावजूद भी 1 लाख, अरे 15,000 रुपए का क्या है फायदा हमको होना है, इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन। लेकिन मान लो कि अगर हमने कॉल ऑप्शन लिया था 1 लाख की वैल्यू लेने का शेयर्स का, और वैल्यू 5,000 प्रीमियम, आज 3 रुपया मार्केट गिर गई और मिल रहा है मार्केट में 80,000 रुपए में,
बात समझो। अब 80 में मिल रहा है, अब हम अपने कॉल का ऑप्शन, ध्यान है इसका नाम रखा गया है ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारी मर्जी है, इसको यूज करें या यूज ना करें। अब बताओ शेयर मार्केट में क्या 80 मिल रहा है, ठीक है ना। अब मेरे पास 5000 प्रीमियम दिए थे, ऑप्शन तो ही मेरे पास, हम उसको अवेल करें चाहे अवेल ना करें, हम लें चाहे ना लें, प्रीमियम तो दे चुके हैं, ठीक है ना। अब तुम ये बताओ हम लेंगे कि नहीं, ऑप्शन अवेल करेंगे कि नहीं अवेल करेंगे? नहीं करेंगे ऑप्शन अवेल, नहीं ऑप्शन करेंगे, अवेल करें, नहीं करेंगे। क्लिक कर देंगे। ऑप्शन मेरा है, ठीक है ना, सामने वाला नहीं, ऑप्शन नहीं है उसके पास। हम कहेंगे सामने वाले को प्रीमियम दिया हमने, उसको मानना पड़ेगा, हम चाहें तो छोड़ दें, ये ऑप्शन मेरा है। लेकिन वो लीव का ऑप्शन जो होता है एक पार्टी को होता है, दोनों पार्टी को नहीं होता, ये जान लो। लीव का ऑप्शन एक पार्टी का होता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, आपने क्लास ज्वाइन किया, आपने पहले ही स्टार्टिंग में एडमिशन लिया और फीस पूरा जमा कर दिया, पूरे कंप्लीट पैकेज फीस जमा कर दिया आपने, ठीक है ना। अब मर्जी आपकी होगी, मान लिया आपने अगर कुछ क्लास किया और किसी वजह से आपको अब बाहर जाना पड़ गया या फिर वैसे आप नहीं आ पाए, क्लास गलती कमी आपकी है, यहाँ क्लास जारी है, यहाँ क्लास डेली चल रही है और आप क्लास में नहीं आए, लीव नहीं किए, मतलब अटेंड क्लास नहीं किए, क्लास लीव कर गए, तो क्या फीस वापस मांगने का आपको अधिकार है? क्या हमसे आप फीस मांगने का क्लेम कर सकते हैं? लीगल तरीके से भी आप ऐसे केस कर सकते हैं, आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं मांग सकते, क्योंकि हमारी ओर से क्या है, क्लास जारी है, हमारा एग्रीमेंट हो चुका है आपसे, आप डेली आएंगे क्लास करेंगे, इस बात का हमने फीस दी है, क्लास चल रही है। अब आपका ऑप्शन आपके पास है, अधिकार है, आप करिए ना करिए, ठीक है ना। लेकिन जो फीस जमा हुआ वापस नहीं होगा, बस समझ रहे हैं। और लेकिन हाँ, अगर बाई जगह हमने क्लास ना लिया, हमने क्लास अगर बंद कर दिया लेना, तो अब हमें जिंदगी बनेगी, अब हमको फिर वापस करना पड़ेगा, बात समझ आ रही है ना। इसलिए कॉल ऑप्शन भी लिए थे, प्रीमियम हमने दे दिया था, अब मेरा ऑप्शन है हम यूज करें ना करें, जिसको प्रीमियम दिया उसका मन नहीं है, वो उसको मानना ही पड़ेगा, तो प्रीमियम लिया हमसे। अब अगर हम उसको लीव कर देंगे उसका फायदा हो गया। अब हम लीव कब करेंगे, जब मार्केट में क्या हो रहा है, अब उसे 1 लाख डन किए थे हम, ठीक है, मार्केट में 80 मिल रहा है, तो आज हम मार्केट खरीद देंगे कि 1 लाख रुपए खरीद जाएंगे, हम क्यों खरीदेंगे, हम अपना ऑप्शन छोड़ देंगे, मेरा ऑप्शन है ना, ऑप्शन लीव कर देंगे, हमें नहीं चाहिए, हम ऑप्शन लीव कर सकते हैं, अधिकार है हमारे पास, हम ऑप्शन इस्तेमाल नहीं एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, ऑप्शन अपना हम छोड़ देंगे और जाएंगे मार्केट में 80 खरीद चले आएंगे, बात समझे। और 5 जमा दिए थे तभी क्या हुआ, मेरा 85 का ही पड़ा, अभी भी 15 फायदे में, ठीक है। और मार्केट जब बढ़ जाएगा तो हम पहुंच जाएंगे, भैया मेरा कॉल ऑप्शन हाँ आपके पास था, आपको 1 लाख रुपए दीजिए, अभी उसको देना ही पड़ेगा, तो नहीं होगा तो मार्केट से खरीद के लाकर हमको देगा, अब 15,000 नुकसान हो सकेगा, आप समझ रहे हो। इसको बोलते हैं कॉल ऑप्शन, ये परचेज के लिए हो गया। यही उसका उल्टा होता है पुट ऑप्शन, सेल के लिए। मान लो हमें लगता है कि मार्केट में डाउन होने वाला है, अगर मार्केट बहुत बढ़ चुका है, अगले महीने मार्केट गिरने वाला है, मार्केट अप डाउन होते रहता है, अब हमें एक्सपेक्ट हो रहा है हमको कि मार्केट डाउन होने वाला है, गिरने वाला है, ठीक है, तो हम पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। हम आज तय कर लेंगे भाई इतने रुपए सबको बेचना है, आज मार्केट भाव 100 रुपए चल रहा है, हम 100 डन कर लिए, 100 रुपए बना लिया, 100 बेचना है, और उस दिन आज नहीं बेचेंगे, 5 दिन बाद बेचेंगे 100 रुपए में, या अगले महीने बेचेंगे 100 रुपए में। अब अगले दिन जो मार्केट क्या हो जाएगा, मार्केट गिर गया और क्या हो गया, भाव 70 पे आ गया है, लेकिन मेरा क्या हो गया है, 100 में कन्वर्ट हो चुका है, हम 100 में बेचेंगे, और उसको खरीदना पड़ेगा सामने वाले को, क्योंकि उसने इस बात का वादा किया, इस बात का प्रीमियम लिया हमसे, उसको खरीदना पड़ेगा, ऑप्शन हम अवेल करेंगे। लेकिन एक बार उल्टा हो जाए, मान लो मैं पुट ऑप्शन लिया हुआ है, सोच रहे मार्केट गिरेगा, और मार्केट क्या होगा, गिरा नहीं और उल्टा बढ़ गया, अब ऑप्शन अवेल करेंगे हम उससे बोले 100 में बेचेंगे, अब मार्केट चला 150 बिक रहा है, तो क्या हम 100 बेचने जाएंगे उसको, हम क्यों 100 बेचने जाएंगे। अब हम ऑप्शन अवेल नहीं करेंगे, ठीक है ना, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम जाएंगे मार्केट में 100 बेच देंगे, अगर प्रेम दिया था कोई बात नहीं, रख लो, ऑप्शन मेरा है, जो प्रेम जमा करेगा उसको ऑप्शन है, वो अवेल करे ना करे, लेकिन जो प्रेम जो रिसीव करेगा उसको क्या है, तो उसको उसको निभाना ही पड़ेगा हर आदमी। तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आप समझ गए। तो कॉल ऑप्शन भी 2 होता है, कॉल ऑप्शन क्या है, परचेज के लिए है, मार्केट बढ़ने के लिए केसेस लोग रखते हैं, पुट ऑप्शन सेल के लिए रखते हैं, लेकिन यहाँ भी डबल डबल होता है, दोनों होता है, कॉल ऑप्शन खरीदते भी है बेचते भी है, शॉर्ट कर लेते हैं, और पुट को भी खरीदते हैं बेचते शॉर्ट करते हैं। अब इसके अंदर की बातें आप पढ़ेंगे तब समझ में आपको आएगा, ठीक है ना, इतना जानिए इतना समझ में आ रहा है। और फ्यूचर आप समझिए क्या होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, फ्यूचर की वैल्यू को है, हाँ वहाँ यहाँ तो कॉल ऑप्शन वाले प्रीमियम जमा करना पड़ता है, फ्यूचर वाले में क्या है कि प्राइस पे डिफाइड मार्जिन जमा करना पड़ता है हम लोगों को, वहाँ मार्जिन मनी जमा होती है, ठीक है ना, वो प्रैक्टिकल जब आओगे तब बताएंगे, फिर इतना आपके समझने कितना काफी है, ठीक है ना, इतना ना करो कि ऊपर हो जाए, इतना जानो जब तुम कर पाओ समझ पाओ, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़े अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अब डिस्कस कर देखें कि क्या कह रहा था क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन कहाँ चला गया मेरा।
देखो आपको दिख रहा है इसकी, नहीं दिख रहा है? दिखा? स्क्रीन दिखा आप लोग को, नहीं दिखा? यस सर दिख रहा है। चलो चलिए, तो देखिए फिर आपने कहते हैं एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव्स क्या कहलाएगा आपसे? डेरिवेटिव मार्केट में क्या आएगा? कॉमन शेयर जनरल मोटर्स पर या कॉल ऑप्शन मोबाइल स्टॉक। ये तो आपका बी और सी दोनों में आ गया आपका, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर लेते हैं हम लोग, कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी उसको एसेट्स को ऑनलाइन कर लिया हमने, बेस बना लिया और उसको फिर उसके ऊपर हमने करने लगा सट्टेबाजी। जबरदस्त पैसा इससे मार्केट से उतरता है इस वाले से ऑप्शन से। आदमी के सामान एक सामान जहां रखा वहां रखा है, ठीक है ना, और उस पर सट्टेबाजी करोड़ों में हो रही है। 25 सेल प्लस मतलब सब काम हवा में हो रहा है। अब माल जहां था वहां रखा है, कोई उसको कुछ छू भी नहीं रहा है और लाखों में करोड़ों में क्या हो रहा है, फिर ट्रांसफर हो जा रहा है। खूब टैक्स बंदा है, खूब चार्ज लग रहे हैं आपके, ब्रोकर्स भी खूब कमा रहा है। चलो आगे, अगला क्या है? फिनेंशियल लीवरेज हेल्प्स वन टू एस्टिमेट। फिनेंशियल लीवरेज से क्या आदमी एस्टिमेट कर सकता है, ये बताना था हम लोगों को। फाइनेंशियल रिस्क। फिनेंशियल वाले से क्या करेंगे हम लोग? फिनेंशियल करेंगे। अभी समझ के आए थे हम दो तरह, ऑपरेटिंग लीवरेज और फिनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग क्या कहता है, बिजनेस से संबंधित होता है, और फिनेंशियल वाला फिनेंशियल लीवरेज फिनेंशियल रिस्क कवर करता है। इसका ऑप्शन बी में भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अरे गद्दों पर क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच कन्फाइंस फाइनेंस फंक्शन ओनली टू, किसके लिए? ट्रेडिशनल रेजिंग के लिए, मोबाइलिंग के लिए, यूटिलाइजिंग के लिए, या फिनेंसिंग के लिए? ये क्या हमसे बताता है? जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था वो उसे कहता था बस पैसा जरूरत है वो आ जाए मेरे हाथ में, कहीं से भी आ जाए। ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच। इसको ऑप्शन ए रेजिंग सही होना चाहिए हमारे हिसाब से। और मोबिलाइजिंग, यूटिलाइजिंग, फाइनेंसिंग ये क्या है? ये तो मॉडर्न अप्रोच में आते हैं। तो लिखा भी हो, पढ़ो इसको, पढ़ लो जरा इसको, आप इसको पढ़ी जरा, तो इसका नोट्स पढ़िए। कौन पढ़ेगा? आस्था पढ़ोगी? अचिता, अचिता पढ़ोगी? पढ़े? हाँ पढ़ो। The traditional approach of finance function relates to initial stage of 1920s and so गया। ये क्या हो गया? चला गया। हाँ अभी दिखा आप लोगों को? Yes sir. चलिए, The traditional approach to the finance function relates to the initial stage of its evolution during 1920s and 1930s. According to this approach, the scope of financial function was connected to only procurement of funds needed by a business on much suitable terms. The utilization of funds was considered beyond the purview of finance function. It was felt that decisions regarding the application of funds are taken somewhere else in the organization. However, the institution and instrument for raising funds were considered to be a part of finance functions. हाँ तो पहले नहीं था, अब क्या हो गया है इस चीज के लिए? मॉडर्न एरिया में सब कुछ कर दिया। पहले सिस्टम क्या था, सिर्फ देखते थे कि रेज हो जाए, पैसा आ जाए, फाइनेंस हो जाए, ठीक है ना। अब क्या है, आने के बाद उसका यूज कैसे करना है, वापसी कैसे है, मैनेजमेंट क्या, वो सब देखना होता है। कहाँ से आएगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है आपको। फिर आ गया सर ऑपरेटिंग लीवरेज। क्या कह रहा है हमसे? ऑपरेटिंग लीवरेज फिनेंशियल लीवरेज इंटू कर दे तो क्या मिल जाता है हमको? कंबाइन लीवरेज मिलता है, या फिनेंशियल कंबाइन लीवरेज मिलता है, या ऑपरेटिंग मिलता है, ऑपरेटिंग कंबाइन, या फिर फिक्स लीवरेज मिलता है। क्या मिलता है हम लोग और कंबाइन कर दिया जाए तो? हाँ कंबाइन में कौन सा कंबाइन, खाली कंबाइन या ऑपरेटिंग कंबाइन लीवरेज, क्या बोलेंगे उसको? यानी ऑपरेटिंग लीवरेज को इंटू कर दिया गया है अगर फिनेंशियल लीवरेज से, तो क्या होगा? इसको बोलते हैं कंबाइन लीवरेज, ठीक है ना। देखो द कंबाइन लिखा भी है, कंबाइन लीवरेज सीएल इज नॉट डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज एनालिसिस, rather it is a product of the operating leverage and मतलब into करके product करके operating leverage and the financial leverage. The CI may be defined as the percentage of change in EPS of given the change to sale level and may be calculated as follow. हम लोग हमें operating leverage into financial leverage फॉर्मूला दिया हुआ है आप लोगों को, या percentage change
हाँ हाँ, तो ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज किया है, तो आंसर क्या है, कंबाइंड लीवरेज आंसर आया। और चेंज इन ईपीएस एंड चेंज इन सेल, ये इसको आप ऑप्शन सी लिखा हुआ है ना, आप क्या मानेंगे इसको, आप ए कहेंगे, कंबाइंड लीवरेज कहेंगे इसको आप, ये सही नहीं लग रहा है। अब मोस्ट इन्वेस्टर आर रिस्क एवर्स, विच मीन, ये रिस्क एवर्स का मतलब क्या होता है, बहुत से इन्वेस्टर होते हैं रिस्क एवर्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि रिस्क लेना चाहते हैं क्या रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो रिस्क लवर हैं या क्या है, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। दे विल एज्यूम मोर रिस्क ओनली इफ दे आर कंपनसेटेड बाय हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, या दे विल ऑलवेज, ऐसे लोग जो कि जिनको अधिक लालच दो तो क्या करेंगे, वो रिस्क लेने तैयार हो जाएंगे। जैसे बैंक में एफडी कराओ 5% ब्याज में अभी मिलता है, सहारा वाले कहते हैं हमारे एफडी कराइए हम देंगे 16% ब्याज पर एनम। बैंक में एफडी में क्या मिल रहा है 5%, और सहारा में एफडी करिए तो 16%। बताओ ध्रुव कहाँ तुम करोगे, पैसा कहाँ जमा करो, हाँ? अरे सहारा 16% दे रहा है, वहां जमा नहीं करोगे, क्यों? बात समझ रहे हैं ना, रिस्क फैक्टर सामने आ गया। इसलिए कहा था ना कि अगर अधिक रिटर्न दो तो शायद वो रिस्क को कंपनसेट वो कर सकते हैं लॉस का। और दे विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट विद द लोएस्ट पॉसिबल रिस्क करते हैं लोग, या दे विल ऑलवेज इन्वेस्ट इन द इन्वेस्टमेंट विद द लोएस्ट पॉसिबल रिस्क करते हैं। और दे विल अवॉइड द स्टॉक मार्केट ड्यू टू द हाई डिग्री ऑफ रिस्क। ये कौन से लोग होते हैं, कैसे कर सकते हो, कोई लॉजिक, कोई रीजन, ये कैसे हो सकते हैं? रिस्क अवर्स का मतलब ये होता है कि इनको उतार चढ़ाव का जो डर बना रहता है, जो दिल धक 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 करता रहता है। कोई आप शेयर खरीद लो और मार्केट प्राइस को आंख से स्क्रीन पे देखते रहो, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, क्या होता है तुम्हारा दिल का धड़कन भी क्या होता है, ऊपर नीचे होने लगता है। लेकिन उसको जब शेयर कर लोगे तब सब शांति मिलेगा, होता है नहीं होता है? तो ऐसे अवॉइड द स्टॉक मार्केट ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ रिस्क। हाँ, तो ये क्या चाहते हैं, बिल्कुल रिस्क एवर्स हैं, ये बिल्कुल भी टेंशन नहीं चाहते हैं कि घट गया बढ़ गया, अरे हमको जो चाहिए फिक्स चाहिए, हम निश्चिंत रहेंगे। हाँ हाँ, हम एफडी करवा लेंगे, इनको मार्केट से मतलब न रहे। ये हाई डिग्री ऑफ जो रिस्क होता है ना, इससे उनको रिस्क एवर्स है, वो रिस्क लवर्स नहीं है। ये आपसे सही हो गया। The company cost of capital is called, दोबारा आ गया, cost of company's cost of capital is called leverage, hurdle rate, risk rate, return rate। कंपनी पॉइंट पूछा जाए तो क्या बताया जाएगा इसको भाई, अगर कंपनी का पॉइंट पूछा जाए तो लीवरेज तो पढ़े तुम आ रहे हो, रिस्क रिटर्न तुम तो देख ही क्या रहे हो सर, ये हर्डल रेट क्या है, और देखिए a company cost of capital is simply the cost of money the company uses for financing, ठीक? If a company only uses current liability and long-term debt to finance its operation, then it uses debt and the cost of capital is usually the interest rate। अच्छा, आप जो लोन लिया वही इंटरेस्ट क्या बनेगा, वही इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, आपकी कॉस्ट बन जाएगी, वही कॉस्ट फैक्टर बनेगा दैट डेट का। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड द हर्डल रेट। समझ में आया? जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा उसको दूसरा नाम क्या है, आल्सो कॉल्ड द हर्डल रेट। ये समझ जाओ, ठीक है ना, यानी ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी वही क्या है, हर्डल रेट है। इससे आपको मिस हुआ, एक नया वर्ड सामने आया, इसलिए कंफ्यूजन, लेकिन समझ जाओ, ऐसे समझ जाते हैं लीवरेज रिस्क होना नहीं था, रिटर्न होना नहीं था, क्या होना था, हर्डल होना था। ऑर्डर मतलब क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या करता है, हर्डल क्या होता है। फिर आ रहा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसीडर्ड अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। ऐसा कौन सा आप है जाहिर जहाँ पर बोलते हैं ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होगा आपका, सोने में, गोल्ड में करिए, इक्विटी में, इन्हें हाउस करिए, अच्छा, या हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, या ट्रेजरी बिल में। आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे कि जहाँ आपके लिए क्या हो जाए, एकदम रिस्क फ्री हो जाए, बताइए। हाँ, बॉन्ड्स में नहीं, चलो तो किस में इन्वेस्ट करेंगे आप? हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। हाँ, बॉन्ड्स में रिस्क फ्री कहाँ होता है भाई? सोना खरीद लिए हैं, इसका भाव भी क्या हो रहा है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, दोनों हो रहा है। इक्विटी मार्केट हाउस करेंगे भी क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है। और हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड लगा तो बॉन्ड भी क्या हो रहा है, हाई ग्रेड कंपनी का घट बढ़ रहा है।
ट्रेजरी बिल में पैसा लगाओ क्या हो जाएगा? ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल सरकारी बिल होता है, सरकार शुरू करती है और बहुत कम बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है इस पर, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है ट्रेजरी बिल पर, कम मिलता है। लेकिन यहाँ क्या है आपका एकदम रिस्क फ्री होता है, कोई रिस्क नहीं इसमें आपका पैसा, कभी पैसा आपका प्रिंसिपल अमाउंट कभी डाउन नहीं होगा आपका। ऑप्शन डी ट्रेजरी बिल का हो गया। अब आ रहा है आपका कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू। अब ये रिटेन अर्निंग क्या होता है पहले समझ लें, तब तो जानेंगे उसकी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जैसे कंपनी पैसा कमाई, सुनो ध्यान से पहले, प्रॉफिट कमाया 1 लाख, ठीक है, शेयर होल्डर्स मीटिंग पूछा गया भाई आप लोग प्रॉफिट लेंगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं उनको नहीं चाहिए, इसको क्या कर रखे रहिए, इसको बिजनेस फिर से और यूज करिए, मत बांटिए प्रॉफिट को वापस कैपिटलाइज कर लीजिए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इसको रिटेन अर्निंग। अर्निंग क्या करें इन्होंने, रिटेन कर दिया। अब पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होता है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होगा, कॉस्ट ऑफ डेट के बराबर होगा, कॉस्ट ऑफ बैंक लोन के बराबर होगा, या कॉस्ट ऑफ टर्म लोन के बराबर होगा। हाँ क्यों इक्विटी, कि अर्निंग किसकी होती है, अर्निंग किसको पूछा गया रहा, क्या डिबेंचर होल्डर्स पूछे थे इंटरेस्ट लोगे नहीं लोगे, वो तो इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। बैंक्स लोन लिए थे तो उससे पूछोगे इंटरेस्ट लोगे नहीं लोगे, वो तो लेगा ही लेगा, पूछने की बातें नहीं इसमें। तो आप किससे पूछेंगे, इक्विटी होल्डर से पूछेंगे, बट हु इज द रियल ओनर, जो आपका रियल मालिक रहेगा उसी से आप पूछेंगे। बाकी लोग को तो भाई देना ही देना है, कॉस्ट ऑफ डेट बैंक लोन जो भी आपने टर्म लोन लिया है, इन लोग का जो इंटरेस्ट बनता है, इन लोग को अर्निंग नहीं दे रहे हैं हम, क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिविडेंड नहीं बांट रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, और इंटरेस्ट तो हर हाल में देना ही पड़ेगा, इसलिए पूछने की बात ही नहीं है, उनके रिटर्न करने की बात ही नहीं है। आप रिटर्न कर ही सकते हैं, आपको वी हैव टू पे, यू हैव टू पे, देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट आपको। तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इनको तो लॉस हो जाएगा, इवन लॉस इज देयर देन आल्सो यू हैव टू पे इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो दो ये कॉस्ट ऑफ डेट हो या कॉस्ट बैंक लोन हो या टर्म लोन हो, कोई भी लोन हो, इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा, इनका रिटर्न आप नहीं कर सकते। लेकिन हाँ इक्विटी वाले को देते हैं डिविडेंड, यानी जो रियल ओनर है इनको क्या कर सकते हैं, इनकी प्रॉफिट को आप दे दीजिए एज ए पार्टी डिविडेंड, या फिर उसको आप रिटर्न कर लीजिए। इसका संबंध किससे हो जाएगा, इक्विटी से हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? हेलो, सुन पा रहे हैं सभी लोग, समझ में आई? सर आ गया। चलिए ठीक है। बीटा मेजर, बीटा क्या मेजर करता है हमारा, इन्वेस्टमेंट रिस्क कवर करता है, रेट कवर करता है, फिनेंशियल रिस्क करता है, या मार्केट रिस्क करता है, या मार्केट एंड फाइनेंशियल रिस्क करता है। तो बीटा समझ लो, बीटा इज अ मेजर ऑफ द वोलेटिलिटी। देखो कुछ लेवल जो है ना आपके, अभी आपका लेवल उतना था नहीं, ये सिलेबस तो अभी आप लोग जब एंट्री कर लेंगे आगे बढ़ जाएंगे तब उसमें आपको मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा एरिया है जो पूछे जा रहे हैं बट आपका पहले से आप पढ़े रहिए, और उसमें बहुत बड़ी चीजें हैं और पूरा कवर भी नहीं करना है, तो उतना आपको आना भी नहीं है। तो जो मेन पॉइंट था जो अपने मतलब का था वो मैंने यहाँ डाल दिया है। बीटा इज ए मेजर ऑफ द वोलेटिलिटी, और क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क है, ठीक है, ऑफ ए सिक्योरिटी। समझ लो पहले क्या है, ऑफ ए सिक्योरिटी और अ portfolio in comparison to the market as a whole. Beta is used in the capital asset pricing model CAPM. अब पीछे पढ़ के हम लोग आए थे, इसका फुल फॉर्म था ना भी, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल CAPM में पढ़ के हम लोग आए थे, which calculates the expected return of an assets based on its beta and expected market return. ये चीज क्या करेगा हमको, ये कवर करने के लिए हमको बोलेगा। समझ में आ रही है क्या? देख लो यहाँ पे क्या कवर किया इन्होंने, देखो अब बताओ कि बीटा में क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट रिस्क रेट या फिनेंशियल रिस्क रेट, मार्केट रिस्क रेट, या फिर मार्केट एंड फिनेंशियल दोनों कवर करेगा। मार्केट रिस्क है, अरे बीटा भी क्या करेगा, वो कंपेयर कर लेता है, सिस्टमेटिक रिस्क है, पोर्टफोलियो इन द कंपनी इन द, इसमें कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल में आ रहा है, इसमें बीटा क्या करेगा, हमेशा मेरा मार्केट रिस्क कवर ऑलवेज कवर करता है, ठीक है ना। ये टॉपिक इतने क्वेश्चन हमने कवर किए, ये खास इंपॉर्टेंट कवर क्वेश्चन थे जो हमने आपको क्लास में कवर किया आपको आज, ठीक है। तो कोई दिक्कत अगर है तो बताइए हमको, इसमें जितना जो भी क्वेश्चन कवर किया हमने 25 तो इसमें आपको समझते कोई दिक्कत अभी तक तो नहीं आ रही होगी। अभी इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमने कवर किया आपके साथ, ठीक है। अब थोड़ा कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें चलेगा और बेसिकली तुमको बतानी है, कुछ रिकल बताना है, ताकि जो भी कभी कवर हो जाए, MCQ बन जाएगा, कवर हो जाए, तो ये सेगमेंट हमारा कवर हो जाएगा अच्छे से, ठीक।